राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कई दिनों से यह चर्चा थी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की कैबिनेट की सब कमेटी की रिकमेंडेशन को कैबिनेट में कब लाया जाता, कब उस पर चर्चा होती है। आज इस पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि ऑफिशियली एजेंडा आइटम्स नहीं लाई गई थी, बावजूद इसके आज चर्चा हुई कि बार बार कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को लेकर जो खबरें आ रही हैं, इसे लेकर तमाम कर्मचारी अपने विधायकों और मंत्रियों को पूछ रहे क्या हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज बढ़ेगी। इस पर विस्तार से चर्चा की गई। जो आज चर्चा हुई वह हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को बढ़ाने पर चर्चा हुई। कर्मचारियों की पेंशन, चाहे वो अग्रिम पेंशन की बात हो, कम्युनिटेशन की बात हो या फिर फुल पेंशन देने की बात हो, उस पर चर्चा की गई। साथ में अनौपचारिक तरीके से उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई जो मुख्य तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर प्रबंधन के लिए क्या क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें बोर्ड कॉर्पोरेशंस के मर्जिंग का फैसला हो, बेकार में पड़ी संपत्तियों को उनके यूटिलाइजेशन का मामला हो, या पेट्रोल डीजल या डिनर लंच समेत तमाम तरह की कटौतियां लेने के फैसले हो। 45 बिंदुओं में से प्रमुख बिंदुओं पर आज चर्चा की गई और पूरी कैबिनेट एक बात पर असहमत हुई कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों के तबादले पूरे साल नहीं होंगे। सभी हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को, चाहे वो प्राइमरी है, लेक्चरर्स है या प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी राज्यों में शिक्षक हैं, उन्हें 31 मार्च को एक ही दिन पूरे राज्य में सेवानिवृत्त किया जाएगा। उनकी रिटायरमेंट की तिथि अब 31 मार्च को तय की जाएगी। यानी अगर राज्य में कोई अध्यापक अप्रैल महीने में रिटायर होने वाला मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में है, उन सभी अध्यापकों को सिर्फ साल में 31 मार्च को रिटायर किया जाएगा। इससे हम मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों की रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। इस पर सहमति बन गई है। हालांकि यह भी कहा गया कि शिक्षकों पर पूरी कैबिनेट सहमत हुई है। ये सूचना में दी गई कि शिक्षकों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने पर मुख्यमंत्री भी सहमत है, पूरी कैबिनेट सहमत है। इसे लेकर किसी तरह कोई ना मतभेद है, ना कोई कंफ्यूजन है। लेकिन दूसरे कर्मचारियों को लेकर क्या फैसला किया जाए, क्योंकि टीचर्स के विषय में यह साफ तौर पर कहा गया कि जब एकेडमिक सेशन के बीच शिक्षकों की रिटायरमेंट की जाती है तो जो टीचर रिटायर हो जाता है उसकी जगह नया अध्यापक नहीं मिलता। इसके चलते पूरा 70 बच्चों का खराब हो जाता। मसलन कहीं पर कोई फिजिक्स का कोई लेक्चरर है, कोई टीचर है, वो रिटायर हो जाता है तो तुरंत प्रभाव से फिजिक्स का लेक्चरर वहां पर नियुक्त नहीं हो पाता, जिसके चलते इस स्ट्रीम के सभी बच्चों को दिक्कतें आती हैं। इसलिए एक मत कैबिनेट सहमत हुई कि हिमाचल प्रदेश में किसी भी शिक्षक को बीच एकेडमिक सेशन में रिटायर नहीं किया जाएगा। रिटायरमेंट सिर्फ 31 मार्च को की जाएगी। अब दूसरा सवाल आया, शिक्षक, क्योंकि राज्य में ऐसा माना जाता है कि 70 से 80 हजार हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की संख्या है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अपने सहयोगी मंत्रियों से यह भी पूछा, शिक्षकों पर अगर पूरी कैबिनेट सहमत है तो फिर दूसरे कर्मचारियों पर क्या किया जाए। इसे लेकर फिर वहां पर मतभेद दिखा, यानी पूरी कैबिनेट एक जुट नहीं दिखा कि शिक्षकों को छोड़कर दूसरे कर्मचारियों की रिटायरमेंट को भी बढ़ा दिया जाए। लेकिन एक सहमति जरूर बनी कि अगली मंत्रिमंडल की बैठक जून महीने में जब आयोजित की जाएगी तो मुकेश अग्निहोत्री की तमाम रिकमेंडेशन को कैबिनेट में प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि इस पर चर्चा पहले भी हो चुकी है और तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा था कि आप अलग अलग अपने एजेंडे लाइए, अपने अपने एजेंडों को कैबिनेट में लाइए। इस पर कहा गया कि प्रेजेंटेशन भी होगी, अलग अलग डिपार्टमेंट इसके बाकायदा एजेंडे भी लाएंगे। लेकिन इस पर आज बात की जाए तो अगर कम्युनिटेशन पेंशन का जब डिस्कशन मामला कैबिनेट में हुआ तो उस पर मुख्यमंत्री पूरी तरह से ये सहमत नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की अग्रिम पेंशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कैबिनेट को कन्विंस करने का प्रयास किया गया कि कई ऐसे प्रदेश में कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं या परिवार को लेकर कहीं घूमना चाहते हैं। ऐसे परिवारों को जिसने पूरा जीवन अपना सरकारी सेवाओं में दिया हो, उन्हें इस क्या सुविधा से वंचित किया जाना चाहिए। कैबिनेट इस मसले को लेकर विभाजित थी। कुछ मंत्रियों का कहना था कि एडवांस पेंशन देना एक सार्थक योजना नहीं है, इसे बंद कर देना चाहिए। कुछ मंत्रियों ने यह भी सुझाव दिए
कि कम्युनिकेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और अगर कोई जेन्युइन केस है तो इसका विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास रहे। यानी अगर कोई वाकई ऐसा सीरियस केस होगा जिसे अपने बच्चों को उस शिक्षा देनी है, ऐसे कोई एविडेंस में प्रस्तुत कर पाए, इस आधार पर ऐसे कुछ केसेस में सरकार के पास, मुख्यमंत्री के पास ऐसी पावर है कि उन्हें अग्रिम पेंशन लेने का अधिकार मिले। जहां तक फुल पेंशन 25 साल के बाद मिलने का एजेंडा था, उसे लेकर भी कैबिनेट एक मत दिखी कि इस फैसले को कर देना चाहिए। लेकिन अंततः जो फैसला हुआ, हालांकि इस पर हम आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को अब एकेडमिक सेशन के बीच रिटायर नहीं किया जाएगा। बाकायदा इसका एजेंडा भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लाने के लिए कहा गया है। लेकिन बाकी जितनी भी मुकेश अग्निहोत्री की रिकमेंडेशन है, उनकी सिफारिशें, उन तमाम सिफारिशों को अगली कैबिनेट में लाने के सभी डिपार्टमेंट्स को, यानी फाइनेंस को और तमाम जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट, उनको ये आदेश पारित कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई आज कैबिनेट की बैठक में दूसरे महत्वपूर्ण फैसलों में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षक स्वयं सेवकों के 700 पद भरने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा कर चुके राज्य के 2300 पंचायत सचिवों, जिला परिषद काडर की सेवाओं को नियमित करने की भी मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृति प्रदान कर दी। अब इन्हें 12,000 रुपए की जगह 32,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा कार्यालय को धर्मशाला शिफ्ट करने की मंजूरी भी प्रदान कर दी। अब शिमला से रेरा का दफ्तर धर्मशाला शिफ्ट हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने 2010 की तरह, ये बड़ा फैसला है, मंत्रिमंडल ने 2010 की तरह पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से चुनावी आरक्षण रोस्टर शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। दिसंबर 2025 में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि पंचायत चुनाव में इस बार आरक्षण रोस्टर नए सिरे से लागू किया जाएगा। ये हर बार 15 साल के सर्किल में रिपीट होता है। इससे पहले 2010 में पंचायती चुनाव में नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर को लागू किया गया था। प्रदेश में इसी साल दिसंबर महीने में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बार रिजर्वेशन रोस्टर 2025 को बेस ईयर मानते हुए तय किया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर जितने भी इस बार पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, चाहे पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है, जिला परिषद है, बीडीसी मेंबर हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है कि उनकी पंचायतों का रिजर्वेशन का रोस्टर बदल जाएगा। और ये रोस्टर क्या होगा? 2010 आप पकड़ लीजिए। अगर आपकी पंचायत 2000 में जो वहां पर रोस्टर लागू हुआ था, वो ही इन चुनावों में वो रोस्टर लागू होगा। 2010 में अगर आपकी पंचायत एसटी के लिए रिजर्व थी तो इस बार भी एसटी के लिए हो जाएगी। एससी के लिए रिजर्व थी, एससी के लिए रिजर्व हो जाएगी। 2010 में आपकी पंचायत अगर महिला के लिए रिजर्व थी तो वह वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएगी। यानी कि ये पूरा पैरामीटर अगर आपको पता करना है कि आपका जिला परिषद का रोस्टर क्या रहेगा, बीडीसी का रोस्टर क्या रहेगा, पंचायत का प्रधान का रोस्टर क्या रहेगा, या तमाम तरह की अगर आपको सूचना लेनी है, तो आप 2010 का याद कर लीजिए। 2010 में जो पंचायत रिजर्व थी, जो जिला परिषद वार्ड रिजर्व था, जो बीडीसी वार्ड रिजर्व था, वही रिजर्वेशन इस बार चुनावों में लागू हो जाएगी। उसी आधार पर इस बार पंचायत चुनावों का आरक्षण लागू होगा। मंत्रिमंडल ने आज विधिवत इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। वहीं गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने को कम करने के लिए जमा वापसी योजना 2025 शुरू करने का भी मंत्रिमंडल ने फैसला लिया। इस योजना के तहत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा एक वापसी योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद की वापसी पर वापस कर दी जाएगी। ये योजना कांच की बोतल, प्लास्टिक पे कंटेनरों, एल्यूमिनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग, बहुस्तरीय पैकेजिंग सहित पैकेजिंग सामग्री तथा एक विस्तृत संख्या पर लागू होगी। इसे पायलट आधार पर लागू करने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश में यह भी एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के अनुसार हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य भर के वन क्षेत्रों स्थित नदियों, तालाबों
और नालों में लघु खनिज एकत्रित करने और ड्रेजिंग के कार्य करने की अनुमति दी गई है। यानी कि ड्रेजिंग का मतलब क्या, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर अगर कोई मलबा वहां पर पड़ा है, बड़े स्तर पर माइनिंग का मलबा पड़ा, वहां पर खनिज पड़े हैं और ऐसी संभावना बनती है कि फ्लड के दौरान वे नुकसान कर सकते हैं, चाहे वो नदियां हो, नाले हों या फिर तालाब हों। अगर भारी बारिश के दौरान, मानसून के दौरान अगर वह मलबा बहकर जाता है और बड़े स्तर पर नुकसान करता है, बाकायदा उसकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिपोर्ट बनाएगा और माइनिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से उन सभी एरियाज को नोटिफाई करके उनके पत्थर उठाने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि कैबिनेट ने आज ये कहा कि इसके लिए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, लेकिन इसमें फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को शक्तियां दी गई हैं कि वह वहां का मलबा उठाकर बेच सकती हैं। उससे वो माइनिंग शब्द हालांकि नहीं दिया गया, लेकिन दूसरे शब्दों में समझें, वो माइनिंग की अनुमति होगी। यानी कि कोई ऐसा वहां पर फ्लड जोन बनता है, आपको लगता है कि वहां पर फ्लड आ सकता है, इससे नुकसान हो सकता है, तो नदी नालों या तालाबों का वह पत्थर मानसून से पहले ऑक्शन किया जा सकता है ताकि मानसून में फ्लड ना आ जाए, उससे नुकसान ना किया जाए। लेकिन साथ में हालांकि आज कैबिनेट में यह चर्चा हुई कि इसे फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को देना चाहिए। फॉरेस्ट कॉरपोरेशन इससे कमाई भी कर सकता है, रॉयल्टी इसकी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को दे सकता है, माइनिंग को दे सकता है। लेकिन बाद में यह कहा गया कि इसके लिए रूल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में यह भी डिस्कस किया गया क्या उत्तराखंड की जो पॉलिसी है उस पर विचार किया जाए, या क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार ने केंद्र से भी ये मांग की थी कि हम जो नदी नालों में मलबा पड़ा है जो कि मानसून के दौरान, फ्लड के दौरान नुकसान कर सकता है, उसे हमें सेल्ड आउट करने की परमिशन दी जाए। उत्तराखंड पर चर्चा जरूर हुई, लेकिन उत्तराखंड में कहा गया कि वहां पर सिर्फ सरकारी एजेंसियों को उस मलबे को इस्तेमाल करने की, उन पत्थरों को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। मसलन पीडब्ल्यूडी यूज कर सकती है, जल शक्ति यूज कर सकती है, ग्राम पंचायतें यूज कर सकती है। सिर्फ सरकारी एजेंसियां सरकारी कामों के लिए अपने स्तर पर उसका इस्तेमाल कर सकती है, कॉन्ट्रैक्टर को उसे नहीं दे सकती। इस पर चर्चा जरूर की गई। अंततः मंत्रिमंडल ने मंजूरी जरूर प्रदान कर दी कि नदी नालों के किनारे जितना भी वहां पर मलबा होगा जो कि फ्लड के दौरान नुकसान कर सकता है, खतरा पैदा कर सकता है, उसे ऑक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन नियमों की पालना की जाएगी कि उसका अधिकार माइनिंग डिपार्टमेंट को दिया जाए या फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को दिया जाए। मंत्रिमंडल की बैठक में सोलन जिला में प्रारंभिक शिक्षा खंड राम शहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड बनाने तथा सुचारू कार्य प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने और भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में कांगड़ा जिला के सुला, बवारना, लंबा गांव तथा हमीरपुर जिला के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का फैसला लिया गया ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। मंत्रिमंडल ने आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजिडेंसी के लिए पात्रता से पहले 1 वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्य आवश्यकता को वापस लेते हुए पीजी की नीति में संशोधन की मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय चमियाना में भी अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया जाएगा। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजी नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाना है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में एक्साइज पर डिस्कशन की गई कि हिमाचल प्रदेश की उन शराब की दुकानों का क्या किया जाए जिनकी सेल 5,000 रुपये से भी कम, यानी प्रतिदिन जिनमें सेल नहीं हो रही है, उनमें क्या किया जाए। इसे लेकर डिपार्टमेंट को मंत्रिमंडल ने यह छूट दे दी कि हिमाचल प्रदेश की जो अनसोल्ड दुकानें रही हैं, जो बोर्ड कॉर्पोरेशन के माध्यम से चलाई जा रही हैं और उन दुकानों के संचालन में दिक्कत आ रही है, उन तमाम शराब की दुकानों को एक बार फिर ऑक्शन कर दिया जाए। इसके लिए एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट प्रयास करे ताकि उनकी ऑक्शन हो सके। इसकी छूट बाकायदा डिपार्टमेंट को देने का मंत्रिमंडल ने फैसला लिया गया। आज हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अतुल वर्मा की रिटायरमेंट का दिन था। पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी थी। क्या अतुल वर्मा को एक ग्रैंड पार्टी दी जाएगी, क्या उन्हें सलामी दी जाएगी, इसकी तमाम तरह की संभावनाएं बन रही थी। क्योंकि पिछले कल भी हमने बताया था कि वे अपने ऑफिस में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने सरकारी आवास में जरूर फाइलें मंगवाई थी, कुछ फाइलें उन्होंने की थी। आज जरूर वे दोपहर बाद अपने दफ्तर में आए, वहां पर टी पार्टी हुई। टी पार्टी के बाद ठीक
6 बजे जब हमारा लाइव स्ट्रीम शुरू होने वाला था, उन्हें बाकायदा पुलिस मुख्यालय के बाहर उन्हें सलामी दी गई, यानी कि विधिवत उनकी रिटायरमेंट की गई। ये राज्य सरकार ने उन्हें जेस्चर दे दिया। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय से आई है कि अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश के डीजीपी, हालांकि अब वो 5 बजे रिटायर हो गए हैं, नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति हो गई है, लेकिन अपनी रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने करीब 180 से 182 कर्मचारियों के तबादलों और पदोन्नतियों की लिस्ट जारी की है। और ये बाकायदा सूचना सरकार को मिली है कि डीजीपी अतुल वर्मा ने अपनी रिटायरमेंट के पहले ये बड़ा फैसला लिया और अपने हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय, पूरे समूचे पुलिस विभाग में जितनी भी ट्रांसफ़र प्रस्तावित थी या फिर प्रमोशन प्रस्तावित थी, उनको उन्होंने चंद घंटों में मोहर लगाते हुए इसके नोटिफिकेशन जारी कर दी। जाहिर तौर पर अब ये जरूर एक सूचना है कि सरकार से इसकी परमिशन नहीं ली गई थी। हालांकि पूरी तरह से भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया क्या ये सरकार को कॉन्फिडेंस में लेकर किया है, अपने स्तर पर उन्होंने की है, क्योंकि इसके लिए जो एक सेट प्रोसीजर है जिस प्रकार से बोर्ड में ये तमाम मसले आते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी रिटायरमेंट से ठीक पहले जो सरकार को सूचना मिली है, हालांकि ये खबर वाकई अपनी तरह की अनोखी खबर है कि रिटायरमेंट से ठीक पहले उन्होंने करीब 180 से 182 पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के तबादला आदेश भी जारी कर दिए, जो कि डीजीपी के, यानी जो होम डिपार्टमेंट से बाहर डीजीपी के स्तर पर होने थे, जिसमें से डीएसपी रैंक से नीचे के अधिकारी थे, उनके उन्होंने तबादला आदेश भी किए। और जो पदोन्नतियों के इश्यूज थे उनको भी, उसे लेकर भी उन्होंने पदोन्नति दे दी। और इसमें करीब 180 से 182 पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर है कि अपनी रिटायरमेंट से पहले बड़े स्तर पर उन्होंने ट्रांसफर और पदोन्नति का तोहफा अपने विभाग को दिया। अब देख रहे हैं कि सरकार इस पर क्या रिएक्शन लेती है, क्योंकि अगर ये सरकार की अनुमति से हुआ होगा फिर ठीक है, जिसकी संभावना कम दिख रही है। नहीं होगा तो जाहिर तौर पर ये तमाम पदोन्नतियां और ये तबादले कल जब नए डीजीपी, जिन्हें डीजीपी हालांकि यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार दिया है, वो कल आएंगे और इस पर अपना फैसला सुनाएंगे। ये काफ़ी रोचक रहेगा ये पूरा मामला। उधर शिमला के एसएसपी संजीव गांधी की बात करें, हालांकि उन्हें मेडिकल लीव पर चल रहे हैं, उनके स्थान पर एसपी का जिम्मा गौरव सिंह को दिया गया, जो कि सोलन के एसपी है। लेकिन इसी बीच उन्होंने पिछले कल जिस प्रकार से अपनी एलपीए दायर की थी, अपील दायर की थी, और उन्होंने अपनी अपील 322 पन्नों की उनकी अपील है, उस अपील में उन्होंने राज्य सरकार को पार्टी बनाया था, गृह सचिव को पार्टी बनाया था, इसके अलावा उन्होंने पावर कॉरपोरेशन को पार्टी बनाया था, पावर कॉरपोरेशन के अलावा उन्होंने सीबीआई को पार्टी बनाया था, सीबीआई के साथ साथ उन्होंने जो बिमल नेगी साहब की धर्मपत्नी है किरण नेगी है उनको पार्टी बनाया था, और उन्होंने डीजीपी को भी पार्टी बनाया था। यानी कि संजीव गांधी ने जो अपनी एलपीए दायर की थी, 322 पन्नों की वो एलपीए थी, और उस एलपीए में उन्होंने कहा था कि जो उनकी एसआईटी पर सवाल उठाए गए हैं वो बिल्कुल गलत है, उनकी एसआईटी ने बिल्कुल निष्पक्ष जांच की है। उन्होंने अपनी एलपीए में कई तरह की बातें रखी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा गया था कि जो डीजीपी की तरफ से एसआईटी थी या जो एफिडेविट दायर किया गया था वो बिल्कुल गलत था। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट चाहे तो उनकी एसआईटी, यानी जो शिमला पुलिस की एसआईटी थी, वे अपने सुपरविजन में ले सकती है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की सुपरविजन में शिमला एसआईटी जांच करने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला यहाँ पर सीबीआई को ना दिया जाए। उन्होंने सीबीआई की मंशा में भी कुछ सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस प्रकार से संजीव गांधी ने अपनी एलपीए में जिक्र किया है कि वे एक मामले की जाँच कर रहे हैं जो खरीद फरोख्त का मामला था, उनका इशारा फिर उन विधायकों की तरफ था जो कि मामला हेलीकॉप्टर से लेकर होटल में ठहरने का चल रहा, तोड़ फोड़ का चल रहा है। उन्होंने उसका जिक्र भी अपनी एलपीए में करने का प्रयास किया, और साथ में ये कहा है कि इस मामले में भी जिस प्रकार से तमाम तरह की एजेंसियों की भूमिका, इसके चलते एसबीआई पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। संजीव गांधी ने अपनी एलपीए में यह भी जिक्र किया था कि अगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट चाहे तो किसी थर्ड एजेंसी को जांच दे दें, यानी सीबीआई को जांच ना दें, किसी भी और एजेंसी को जांच दे दे। अब ये एजेंसी
CID हो सकती है या कोई नई SIT हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हाई कोर्ट चाहे तो उनकी जो संजीव गांधी की SIT जांच कर रही थी, हाई कोर्ट अपने सुपरविजन में जांच करवा ले। लेकिन इस पूरी उनकी LPA की जो 322 पन्नों की उनकी LPA थी, अपील थी, इसे कोर्ट में दायर करने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि ये मामला पिछले कल हाई कोर्ट ने कहा था कि आप AG के थ्रू आइए, आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं। SSP सरकारी अधिकारी या कोई भी सरकारी अधिकारी डायरेक्ट अपील नहीं कर सकता है, उसे सरकार से आना पड़ेगा, क्योंकि यह संभव तो नहीं हो पाएगा कि कोई सरकारी अधिकारी सरकार के खिलाफ ही अपील कर दे, सरकार को ही पार्टी बना दे। जब यह मामला AG तक गया तो AG ने इसमें मना कर दिया कि आप इसमें अपील नहीं कर सकते हैं, आप नियमों की परिपाटी में नहीं आते हैं, कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी सरकार के खिलाफ अपील नहीं कर सकता, ना सरकार इसकी परमिशन देगी। हालांकि एडवोकेट जनरल कार्यालय की तरफ से इतना जरूर लीगल ओपिनियन दिया गया कि अगर संजीव गांधी यानी SP शब्द को हटा दिया जाए तो संजीव गांधी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन तमाम तरह की सुझावों और इन ओपिनियन के बाद संजीव गांधी ने जो अपनी उन्होंने LPA दायर की थी उसे विड्रॉ कर लिया, वापस कर लिया। अब ये देखने वाली बात होगी जो लीगल ओपिनियन जिस प्रकार से दिया है, क्या वाकई संजीव गांधी व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर अपील कर सकते हैं नहीं, क्योंकि कायदे से अगर किसी को अपील दायर करनी है तो अपील दायर करने का एक प्रावधान है, अगर वो पार्टी बनाया गया हो तो। यहाँ पर पार्टी को जब पिछली मामले की जांच चल रही थी तो उसमें पार्टी गृह सचिव को बनाया गया था, गृह सचिव अपील कर सकते थे, या फिर DGP को बनाया गया था, DGP अपील कर सकते थे, या फिर SP शिमला को पार्टी बनाया गया था, SIT को लेकर वे अपील कर सकते थे, पावर कारपोरेशन को पार्टी बनाया गया था, पावर कारपोरेशन अपील कर सकती थी, CBI को पार्टी बनाया गया था, CBI अपील कर सकती थी। लेकिन अपने सरकारी तगमे के साथ, अपने सरकारी ओहदे के साथ, इसी के चलते संजीव गांधी को अपनी अपील वापस लेनी पड़ी है। अब निजी तौर पर वो जाते हैं तो देखने वाली बात होगी कि इन नियमों से वे अपील दायर करेंगे। ये देखना काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि कानून का पहलू है, कानून के ही दायरे में आएगा और कानून के दायरे में ही उसे हाई कोर्ट मंजूर करेगा। आज CBI ने अपनी जांच और तेज कर दी है। उन्होंने SP ऑफिस पहुंचकर रिकॉर्ड खंगाला। इसके अलावा पावर कॉर्पोरेशन CBI की टीम गई, CBI की टीम साथ साथ DGP कार्यालय गई और कई तरह के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड वहां से खंगाले गए, कई दस्तावेज लिए गए और माना जा रहा है कि अब CBI ओंकार शर्मा, ACS ओंकार शर्मा की रिपोर्ट को अपनी जांच में भी आधार बनाएगी, क्योंकि जिस तरह से ACS होम ओंकार शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार से उनका कामकाज था, बिमल नेगी साहब किस तरह से काम करते थे, अधिकारी किस प्रकार से उनसे कंडक्ट करते थे, किस प्रकार का आचरण था। अब CBI ने ओंकार शर्मा की रिपोर्ट को भी लेने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और माना जा रहा है कि अब CBI की जांच ओंकार शर्मा की रिपोर्ट और जो SIT का रिकॉर्ड है उसके बाद तेज गति से आगे बढ़ेगी। और सूचना यह भी है कि अब CBI ने दिल्ली से ये साफ आदेश दे दिए हैं कि CBI का जांच दल का दायरा वर्तमान जो दल है उससे 3 गुना बढ़ाया जाएगा। जो वर्तमान में अधिकारियों की संख्या है वो 3 गुना कर दी जाएगी, ताकि इस जांच को गति दी जा सके, क्योंकि इसमें कई एंगल अब सामने आएंगे, चाहे वो SIT की भूमिका हो, पावर कॉर्पोरेशन में अधिकारियों की भूमिका हो, या फिर बिमल नेगी साहब, जो कि ये पूरा असली मामला है जिसे लेकर ये पूरा इस समय सबसे बड़ा विवाद हुआ है, उसे लेकर CBI को देखना होगा कि सही मायने में बिमल नेगी साहब की मौत के पीछे क्या वजह है, उन्हें आत्महत्या के लिए क्या वाकई उन अधिकारियों ने उकसाया जिनका नाम उभर कर सामने आया, या क्या सही बात रही होगी। इस दिशा में CBI जांच करेगी और जांच ये 3 हिस्सों में होगी। पहला हिस्सा होगा कि बिमल नेगी साहब की मौत का जिम्मेदार कौन है, दूसरा SIT की भूमिका क्या रही है, तीसरा पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों जो वहां पर कुछ आरोप लगे हैं उसे लेकर यह जांच करेगी। CBI इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इसके चलते अब CBI के दल की उस टीम की जो संख्या स्ट्रेंथ है उसे 3 गुना करने के भी दिल्ली ने साफ आदेश दे दिए हैं कि इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के जल्द गठन को लेकर पिछले कल कई नेता पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल से मिले। जय हिंद सभा के लिए शिमला आई रजनी पाटिल ने पिछले कल अधिकांश मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बंद कमरे में 1-to-1 मुलाकात की। शाम 4 बजे से लेकर देर रात तक रजनी पाटिल से तमाम नेताओं की मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और सांसद अजय माकन भी मौजूद रहे। 6 महीने बाद भी कार्यकारिणी नहीं बनने से हो रहे नुकसान को लेकर रजनी पाटिल को अवगत करवाया गया। मुलाकात करने के बाद अधिकांश पार्टी नेताओं ने जल्द से जल्द कार्यकारिणी के गठन को लेकर पार्टी प्रभारी पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नवंबर 2024 से हिमाचल प्रदेश में ब्लॉक, जिला और राज्य की कार्यकारिणी भंग है। इससे पार्टी के कार्यक्रमों पर विपरीत असर पड़ रहा है। जमीनी स्तर पर संगठन में विखराव की स्थिति बन गई है। पार्टी को इससे बड़े स्तर पर नुकसान होने की संभावना। इस दौरान कई नेताओं ने प्रतिभा सिंह को भी अध्यक्ष बनाए रखने की वकालत की, तो कुछ नेताओं ने युवा नेता के हाथों में पार्टी की कमान सौंपने की पैरवी की। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और अजय माकन आज सुबह दिल्ली के लिए वापस रवाना हो गए। पार्टी हाईकमान से चर्चा के बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता। हालांकि कई बार हम बात कर चुके हैं, फैसला होता नहीं है, लेकिन इतनी जरूर आश्वासन दिए जाते हैं कि हाईकमान से बात करेंगे, फैसला हो जाएगा। और इस बार संभावना है कि 10 जून तक कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिल जाएगा, चाहे वो प्रतिभा सिंह के नाम पर ही सहमति बन जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में वर्तमान संयुक्त निदेशक महेश पठानिया को अतिरिक्त निदेशक पद पर पदोन्नत किया गया है। महेश पठानिया को तुरंत अपने नए दायित्वों के निर्वहन शुरू कर दिए और ज्वाइनिंग रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत करने के निर्देश भी दे दिए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि महेश पठानिया की सेवानिवृत्ति या पुनः पदोन्नति होने पर अतिरिक्त निदेशक का पद समाप्त कर दिया जाएगा और संयुक्त निदेशक का पद पुनः बहाल किया जाएगा। सिरमौर जिला के कालाम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज 100 बिस्तर वाले अत्याधुनिक ESI अस्पताल का लोकार्पण किया। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने भाजपा नेताओं और नागरिकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत निपुण लक्ष्य बेसलाइन सर्वे 30 और 31 मई को प्रदेश के 2638 स्कूलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस 2 दिवसीय सर्वे का उद्देश्य कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों की वर्तमान अधिगम स्थिति का आंकलन करना रहा, ताकि बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणना के स्तर की स्थिति स्पष्ट हो सके। सर्वे के आधार पर प्रदेश के 480 स्कूलों का निपुण लक्ष्य स्कूलों के रूप में चयनित किया जाएगा, जिन्हें आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रीखंड महादेव यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 30 जून को निरमंड के पंचायत समिति सभागार में ट्रस्ट की बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता डीसी कुल्लू करेंगी। बैठक में श्रीखंड यात्रा मार्ग की रैकी करके लोटी प्रशासन की टीम अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें यात्रा मार्ग की मौजूदा स्थिति और जरूरी सुधारों का ब्यौरा होगा। यात्रा की शुरुआत और समापन की तारीखों पर चर्चा होगी। सुरक्षा दल, बचाव टीम, मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती पर भी विचार किया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कल टीजीटी आर्ट्स और टीजीटी मेडिकल की टेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 17,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठेंगे। टीजीटी की टेट परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। जोगिंदरनगर के पहलून गांव में आज सुबह अंधड़ की चपेट में आने से एक पैराग्लाइडर पायलट घायल हो गया। बिहार के विजय कुमार ने सुबह 11 बजे के करीब बिलिंग से उड़ान भरी और अचानक आई अंधड़ के कारण उसका पैराग्लाइडर अनियंत्रित हो गया। पायलट ग्लाइडर के साथ जोगिंदरनगर के मसूली पंचायत में घर की छत पर गिरा और चोटिल हो गया। इसके बाद पायलट को एम्बुलेंस में जोगिंदरनगर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कीर्तपुर मनाली 4 लेन में मंडी शहर के साथ लगते विंद्राबनी में आज सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे के समय गाड़ी में लगभग 20 यात्री सवार थे। ये सभी पर्यटक थे जो दिल्ली से मनाली घूमने जा रहे थे। टनल से बाहर निकलते ही एक पत्थर से गाड़ी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि ट्रैवलर गाड़ी खंभे से टकराकर वहीं पर रुक गया। यदि दूसरी लेन की तरफ जाता तो अन्य वाहनों से टकराकर यहां बड़ा हादसा
हादसा हो सकता था। मंडी जिला में आज एक भीषण सड़क हादसे में व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। ये घटना धर्मपुर तहसील के लंगेहड़ पंचायत के द्रुमन गांव में हुई। मंडप गांव के रहने वाले 40 साल के सुरेंद्र कुमार अपनी गाड़ी से अपने माता पिता को द्रुमन गांव छोड़ने गए थे। उनके माता पिता जिनत्री धार के पास लगने वाले मेले में दुकान लगाने जा रहे थे। जैसे ही सुरेंद्र अपने माता पिता और उनका सामान छोड़कर वापस लौट रहे थे, तभी द्रुमन के पास एक तीखे मोड़ पर उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे यह हादसा हुआ। ऊना जिला में पुलिस ने 4 आरोपियों को चिट्टा तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है। थाना अम्ब क्षेत्र में पुलिस की CIA टीम ने ज्वार स्कूल के पास एक नाकाबंदी के दौरान एक टैक्सी से चिट्टा बरामद किया। आरोपी हमीरपुर जिला का रहने वाला है। गाड़ी की तलाशी में नशीला पदार्थ प्राप्त किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 6 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान 4 जून को राज्य के कुछ स्थानों पर और 5 और 6 जून को 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 31 मई से 2 जून तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू व मंडी, जबकि शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऑरेंज अलर्ट का सीधा मतलब है कि इस दिन प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी आएगी, तूफान चलेगा और बड़े स्तर पर पेड़ों के गिरने, लैंडस्लाइड होने के साथ बड़े स्तर पर भूस्खलन का खतरा हो सकता है। और इस दौरान मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन को अलर्ट करते हुए कहा है कि इस ऑरेंज अलर्ट के दौरान सावधानी बरतने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। खासकर वाहनों की आवाजाही के दौरान बड़े स्तर पर खतरा हो सकता है, दुर्घटना की संभावना बन सकती है। इसलिए इस ऑरेंज अलर्ट की अवधि तक तमाम लोगों को यह हिदायत दी गई है कि पूरी तरह से सावधानी बरती जाए। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।